हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, उसके अंतर्गत बच्चों आज हम प्रश्नावली 6.2 को देखने वाले हैं। ठीक है। और बच्चों ये प्रश्नावली 6.2 का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि प्रश्नावली 6.2 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। ठीक है। और पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। तो अगर आपको प्रश्नावली 6.2 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो को देखना है तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, वहां पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों ये प्रश्नावली 6.2 का पार्ट 3 वीडियो है, इसको आपको ध्यान देना है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हालांकि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं देखे हो यानी कि पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे तो बच्चों एक बार जरूर देख लेना। ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको देख लेना। ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 करा है आकृति 6.21 में। ठीक है। आकृति 6.21 देखो कौन सा है, तो आकृति 6.21 ये वाला आपका फिगर है। ठीक है। इसमें आपको करा है क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB PQ के समांतर है। ठीक है। देखो ये जो AB भुजा है वो PQ भुजा के समांतर है। ठीक है। AC PR के समांतर है, AC जो है वो PR के समांतर है। तो दर्शाइए कि BC समांतर QR है। तो हमको बताना है कि जो BC भुजा है क्या QR के समांतर है कि नहीं। ठीक है। तो देखो बच्चों ये जो BC भुजा है ना वो QR के समांतर तभी हो सकता है जब ये OQ और OR का अनुपात अगर दोनों का इक्वल आ जाए। ठीक है। यानी कि जो OQ भुजा है और जो OR भुजा है ना, इन दोनों का अगर अनुपात इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो BC है वो QR के समांतर है। ठीक है। यानी कि थेस प्रमेय की विलोम से कह सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से उसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है। तो चलो सिंपल मेथड से बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 को, तो ध्यान से देखना। ठीक है। तो आ जाओ देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, पहले जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको जो दिया है इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है। यहाँ से आपको लिख लेना है प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है कि जो AB भुजा है वो PQ के समांतर है। ठीक है। देखो जो AB है वो किसके समांतर है, PQ के समांतर है। ठीक है। और आपको क्या दिया है, और दिया है कि जो AC है वो PR के समांतर है। ठीक है। जो AC भुजा है वो PR के समांतर है। ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, यानी कि क्या दर्शाना है, तो हमें दर्शाना है कि जो BC भुजा है क्या QR के समांतर है कि नहीं। जो BC भुजा है क्या QR के समांतर है कि नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ये जो AB है वो PQ के समांतर है। ठीक है। यानी कि जो AB है वो PQ के समांतर है। तो ऐसा करते हैं ना, त्रिभुज POQ ले लेते हैं। ठीक है। त्रिभुज POQ लेकर इसमें थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में हम क्या करेंगे, देखो त्रिभुज POQ में आपका जो AB है वो PQ के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा आपका इस प्रकार से लो, देखो OA बटे AP हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, OA बटे AP इज इक्वल टू, और OB बटे BQ हो जाएगा। ठीक है। OB बटे BQ ये आपका थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 बना लेना है। ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखो AC समांतर PR है, यानी कि जो AC है वो PR के समांतर है। तो इस बार क्या करेंगे, त्रिभुज OPR को ले लेंगे। ठीक है। त्रिभुज OPR को लेंगे और इसमें भी हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखना है इसी प्रकार त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में देखो त्रिभुज OPR में अगर हम बात करें जो AC है वो PR के समांतर है। ठीक है। ये हालांकि आपको दिया है। ठीक है। जो AC है वो PR के समांतर है। तो OPR में हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है। जब त्रिभुज OPR में थेल्स प्रमेय लगाओगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा OA बटे AP। ठीक है। OA बटे AP इज इक्वल टू में OC बटे CR, OC बटे CR, और इसको आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 बना लेना है। ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से। ठीक है। तो समीकरण 1 है OA बटे AP इज इक्वल टू OB बटे BQ। ठीक है।
समीकरण नंबर 2 है ओ ए बटे ए पी इक्वल टू ओ सी बटे सी आर। ठीक है, देखो इसमें जो ओ ए बटे ए पी है वो क्या है, इसमें इसके इक्वल है और इसमें भी क्या है, इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओ बी बटे बी क्यू है वो ओ सी बटे सी आर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ओ ए बटे ए पी इसके इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पर भी ओ ए बटे ए पी इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो ओ बी बटे बी क्यू है वो ओ सी बटे सी आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर तो समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दो। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ओ बी बटे बी क्यू है वो किसके इक्वल है, ओ सी बटे सी आर के इक्वल है। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पर है ओ बी बटे बी क्यू। ठीक है, ओ बी बटे बी क्यू और यहाँ पर है ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। ठीक है, यानी कि जो ओ क्यू था इसका अनुपात और जो ओ आर था इसका अनुपात, दोनों का क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हम थेस प्रमेय की विलोम से कह सकते हैं कि जो बी सी है वो क्यू आर के समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे बता देना है अर्थात, ठीक है, अर्थात जो बी सी है वो किसके समांतर होगा, क्यू आर के समांतर होगा। ठीक है, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यानी कि दर्शाना था। ठीक है, और यहाँ से बच्चों आपको बता देना ये कैसे हुआ, तो यहाँ से आपको बता देना है थेस प्रमेय के विलोम से। ठीक है, या आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हो प्रमेय 6.2 से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थेस प्रमेय के विलोम से। ठीक है, या ये लिख दो या आप इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हो कि प्रमेय 6.2 से। ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रमेय 6.2 है वही आपका क्या है, थेस प्रमेय का विलोम है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत परेशानी कुछ भी हो रही है, तो बच्चों आपको क्या करना है, एक बार रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस प्रकार से दिया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 करा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, ये जो प्रमेय बच्चों, यानी कि ये जो सिद्ध करने के लिए जो दिया गया है ये आप कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्रमेय 6.1 यानी कि थेस प्रमेय का यूज करना है। ठीक है, और यहाँ से देखो प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लेना। हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो पहले बच्चों यहाँ से मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपको इस प्रकार से फिगर बना लेना है। ठीक है, जैसा आपको प्रश्न में कहा है वैसे ही आपको फिगर बना लेना है। ठीक है, तो देखो प्रश्न में आपको कहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, जैसे मान लो इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज बना लेना है ए बी सी। ठीक है, और इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, जैसे मान लो ए बी भुजा के मध्य बिंदु से हमने इस प्रकार से रेखा खींचा। ठीक है, देखो करा है मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो इस प्रकार से हमने एक रेखा खींचा कि वो दूसरी भुजा के क्या वो समांतर हो। ठीक है, जैसे डीई जो भुजा खींचा है वो बीसी के समांतर है। ठीक है, अब समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये जो एसी आपकी तीसरी भुजा है ना, इसको समद्विभाजित करती है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि ये जो एसी भुजा है इसको समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो एसी को क्या कर रहा है, एसी को क्या कर रहा है, ए इक्वल में ईसी, यानी कि एसी को इन दो बराबर भागों में यानी कि समद्विभाजित करती है, और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो देखो कैसे प्रूव करेंगे। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको सिस्टमैटिक ढंग से लिखना है। ठीक है, यहाँ से आप लिखोगे प्रश्नानुसार हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ से आप लिखोगे प्रश्नानुसार हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ई है, देखो ये जो ई है वो एसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, जो ई है वो एसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु यानी कि एसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, यानी कि यहां से आप लिख सकते हो अर्थात
जो ए ई है वो किसके इक्वल होगा, ई सी के इक्वल होगा। ठीक है, देखो अगर ए सी ए ई इज इक्वल टू ई सी है तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी भुजा है ये भी क्या होगा, दो बराबर भागों में बटेगा, यानी कि समद्विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, ए डी भी क्या होगा, सॉरी ए बी भी आपका क्या होगा, समद्विभाजित होगा। ठीक है, अगर ए सी समद्विभाजित हो रहा है तो आपका ए बी भी क्या होगा, समद्विभाजित, यानी कि दो बराबर भागों में बटेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर हम मान ले कि अगर डी ई बी सी के समांतर है, ठीक है, देखो जो डी ई है मान लेते हैं अगर बी सी के समांतर है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, अगर डी ई बी सी के समांतर होगा तो थेल्स प्रमेय लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो इसमें अगर थेल्स प्रमेय लगाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए डी बटे डी बी। ठीक है, थेल्स प्रमेय लगाओगे तो ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू में ए ई बटे ई सी हो जाएगा, ए ई बटे ई सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ए डी बटे डी बी है। ठीक है, और यहाँ से जो ए डी है वो किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल है। ठीक है, यानी कि ए डी के स्थान पर आप डी बी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो, ए डी के स्थान पर डी बी रख दो और बट्टे में आपका डी बी है ही, इज इक्वल टू में क्या है, ए ई बटे ई सी है। ठीक है, तो ये डी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आपका एक बचेगा। ठीक है, तो ई सी का गुणा एक में करोगे तो ई सी हो जाएगा और इज इक्वल टू में आपका ए ई है। ठीक है, और बच्चों इसी को आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ से आपको नीचे लिख देना है अर्थात जो ई है, ठीक है, अर्थात जो ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 का है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, और ये भी आप कक्षा 9 में कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पर प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है, यानी कि थेल्स प्रमेय का जो विलोम है इसका यूज करना है। ठीक है, और यहाँ से आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, प्रश्न करा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो चलो पहले फिगर बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इस प्रकार से फिगर बना लेना है। ठीक है, जैसे ये वाला फिगर था ना, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको बना लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसमें बच्चों आपको क्या सिद्ध करना है, यहाँ से देखो आपको प्रश्न करा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे मान लो ये ए बी और ए सी, इनका जो मध्य बिंदु इस प्रकार से डी है। ठीक है, यानी कि ए बी का जो मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है, और इस प्रकार से हमने एक रेखा मिला दिया। तो ये हमको बताना है कि जो डी है वो तीसरी भुजा बी सी के समांतर है कि नहीं। ठीक है, यानी कि इसमें हमको क्या सिद्ध करना है, इसमें हमको सिद्ध करना है कि जो डी है वो बी सी के समांतर है कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, डी बी सी के समांतर तभी हो सकता है जब ए बी और ए सी का अनुपात अगर इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी कि ए बी और ए सी का अगर अनुपात बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो डी है वो बी सी के समांतर है। ठीक है, कैसे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, अगर आप प्रमेय 6.2 को अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें सिद्ध करना है। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो डी है वो बी सी के समांतर है कि नहीं। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ये जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, डी जो है वो किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है,
अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं ना, जो डी बी है ना इसको इसके बट्टे मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए डी, इसको बट्टे मिलाओगे तो बट्टे में आ जाएगा आपका डी बी, और इधर आपका क्या बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, क्योंकि देखो डी बी का गुणा एक में करोगे तो डी बी मिलेगा। ठीक है, यानी कि फिर आपको यही से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से आपको क्या करना है, चेंज कर लेना है। ठीक है, और इसको आपको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमको क्या करना है, इसमें भी करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। इसी प्रकार जो ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, देखो जो ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब जो ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है, यानी कि ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, ई सी को भी बट्टे में लाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ए ई बटे ई सी, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, और इसको आपको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दो। ठीक है, देखो एक के इक्वल आपका ये है और एक के इक्वल ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपका, देखो समीकरण 1 आपका है ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू समीकरण नंबर 2 है ए ई बटे ई सी। ठीक है, और अगर ये प्रूफ हो गया, देखो ये जो आपका भुजा ए बी है और ये जो आपका भुजा ए सी है, अगर ए बी का अनुपात और ए सी का अनुपात अगर इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो डी है वो बी सी के समांतर है। ठीक है, तो अगर ए डी, तो यहाँ से ए डी बट्टे डी बी इज इक्वल टू ए ई बट्टे ई सी आ गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः प्रमेय 6.2 के अनुसार, अतः प्रमेय 6.2 यानी कि थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो डी है वो किसके समांतर होगा, बी सी के समांतर होगा। ठीक है, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 8 ही तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके जो आगे वाले क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है ना बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखना है तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर सभी वीडियोस चैप्टर वाइज अपलोडेड है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको 9 और 10 को बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और बच्चों कुछ भी डाउट हो रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।